हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और कल 28 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है जो कि पूरे बुक का निचोड़ है। जो आपका पेपर है तो आज रात इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में कल जाकर फोड़ दो। तो 100% यही सब प्रश्न आएगा। 28 फरवरी को आपका पेपर है। मैराथन वीडियो आज का ये होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद में आपका 100 में से 100 बिल्कुल पक्का होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट। देखिए, आपके स्क्रीन पर पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इनको आप तैयार करके जाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। क्या आपके पास 4 विकल्प है। इसी प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, पहले का आपका घ हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? भारत और इंडोनेशिया क्या है, आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट में हम आपको एक गुड न्यूज़ भी देंगे जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्रों का सदस्य था, यानी कौन है जो धुरी राष्ट्रों का सदस्य था, कौन था। का आपका हो जाएगा जापान, उसके बाद में खा सोवियत संघ, गा ब्रिटेन या घा फ्रांस। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, हमें कमेंट में बताइएगा यदि आपको पहले से पता है। तो इनमें से आपका का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा जो कि धुरी राष्ट्रों का सदस्य था। हो गया। उसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध है बेसिकली ये कब समाप्त हुआ था। का आपका हो जाएगा 1946 में, खा 1945 में, या गा 1944 में, या घा 1947 में। तीसरे का खा हो जाएगा 1945 में, जो कि बेसिकली द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। याद होगा। चलिए देखते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूरे बुक से लिया गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया, यानी जो सोवियत संघ है ये कितने गणराज्य मिलकर बनाया गया। ए आपका हो जाएगा यानी का आपका हो जाएगा 28, खा 13, गा 15 या घा 18। तो इनमें से आपका सही उत्तर गा हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि 15 हो जाएगा। सोवियत संघ गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आप एक प्रकार से मैराथन क्लास भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि आपको कितने 100 में 100 मार्क्स आपको दिलाकर रहेगा, यानी 100% मार्क यही दिलाकर रहेगा। तो पांचवा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से, यानी जो का आपका हो जाएगा चीन, खा कोरिया, गा भारत या घा जापान। इनमें से आपका पांचवे का घा हो जाएगा जापान हो जाएगा, जो कि सोनी, देखिए सोनी, होंडा तथा सुजुकी जापान की कंपनी है, ब्रांड कंपनी है, मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह यही बनाती है। 6 नंबर आपका प्रश्न है। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। इन चारों देश में से जो खुले द्वार की नीति अपनाई किन देश ने अपनाई। तो देखिए, इनमें से आपका चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। चीन जो है खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ये याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीवीआई है, याद रखिएगा। वीवीआई है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरे बुक से छठे क्वेश्चन को हमने लिया है, यानी पूरा जो इंपॉर्टेंट लगा था हमें कि और जो हर साल आता है, इस बार भी आने की काफ़ी चांसेस है, उसी प्रश्न को हमने लिया हूँ। सातवां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है, यानी जो आसियान है इनमें से चारों में से कौन नहीं है ये बताना है। का आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, खा मलेशिया, गा थाईलैंड या घा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइएगा यदि आपको स्टूडेंट इस प्रश्न का पता है आंसर, तो हमें बताइएगा, क्योंकि आपकी डिमांड पर ही हमने ये वीडियो बनाया है। तो सातवें का आपका घा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जो कि आसियान का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच क्या है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। शिमला समझौता जो था भारत और पाकिस्तान यानी भारत और पाक के बीच, ये कब हुआ था। आठवें का जो आपका गा हो जाएगा 1972 हो जाएगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। 1972 में इन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था। 9वां नंबर प्रश्न है, देखिए
स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था? यानी जो स्वाधीनता से पहले बांग्लादेश है, आप पहले प्रश्न को पढ़िए कि बांग्लादेश किस देश का हिस्सा था। का आपका हो जाएगा पाकिस्तान, खा चीन, गा भारत या घा इनमें से कोई नहीं। तो स्वाधीनता से पहले की बात हो रही, तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। किस देश का हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। स्टूडेंट याद रखिएगा। तो 9th नंबर भी प्रश्न हमने क्लियर कर लिया है, यानी इसको भी हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए 10वां प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय में है? देखिए प्रश्न को देखिए कि क्या प्रश्न पूछा गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस विषय से है? तो ये बताना है आपको। का आपका हो जाएगा पर्यावरण, खा आर्थिक सुधार, गा मानव अधिकार या घा आतंकवाद निरोध। तो देखिए इनमें से जो 10वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार हो जाएगा, जो कि इससे संबंध है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानव अधिकार से संबंधित है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश के पास निषेधाधिकार ब्रैकेट में आपका बीटो पावर नहीं है? यानी जो बीटो पावर है किन देश के पास नहीं है? का आपका हो जाएगा जापान, खा चीन, गा ग्रेट ब्रिटेन या घा फ्रांस। तो इनमें से को आपको बताना है इन चारों देशों में से किसके पास जो बीटो पावर नहीं है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा 11 का आपका याद रखिएगा का हो जाएगा जापान हो जाएगा। क्या है? जापान में जो है वीटो पावर नहीं है। उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जो विश्व देखिए व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है ये बताना है। का आपका हो जाएगा जिनेवा में, उसके बाद में खा न्यूयॉर्क में, गा पेरिस में या घा हैग में। अब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, कभी कभी होम साइंस में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको नहीं लेकिन पूछ लिया गया बाय द वे कि विश्व का चिकित्सा यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर है। तो मैं बताऊंगा जो राइट आंसर है इसका 12 नंबर प्रश्न का वही उसका भी हो जाएगा। तो इनमें से जो 12 प्रश्न इसका का हो जाएगा जिनेवा हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, वहीं पर स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय है और विश्व व्यापार संगठन का भी मुख्यालय है। 13 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? का आपका हो जाएगा 2 अक्टूबर, खा 24 अक्टूबर, गा 14 नवंबर या घा 26 जनवरी। तो देखिए इनमें से जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा खा हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या है प्रश्न? देखिए विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुई? यानी जो विश्व बैंक है इसकी जो औपचारिक स्थापना हुई बेसिकली ये कब हुई? आपके स्क्रीन पर 4 विकल्प हैं, इन्हीं में से आपका एक सही विकल्प हो जाएगा। तो इनमें से आपका का हो जाएगा 1944 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1944 में औपचारिक स्थापना हुई थी। विश्व बैंक की जो औपचारिक स्थापना 1944 में हुई थी। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? का आपका हो जाएगा 15, खा 10, गा 5 या घा 8। तो 15 नंबर प्रश्न का सही विकल्प हमें बताइए स्टूडेंट। देखिए इनमें से आपका 5 हो जाएगा, यानी गा हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि कुल कितने सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में? कुल 5 सदस्य। वैसे देखिए 16 नंबर हमारा स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, आप देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है। प्रश्न को पहले पढ़िए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम बीबीआई भी प्रश्न कह सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी हमने इस वीडियो में प्रश्न बताया हूं आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट। इसमें जितने भी प्रश्न को लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है बेसिकली इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो हमें निसंकोच आप कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट। तो देखिए 16 का आपका खा हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों के जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, ये बताइए। तो जो भारत में अनुसूचित जो जनजाति है उनका जो मुख्य साधन है सभी को पता होगा, क्या है? खेती है। खेती यानी कृषि है, खेती कृषि। ये जो अनुसूचित जनजाति है इन्हीं से अपना खेती बाड़ी से जीवन अपना यापन करते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए 1992। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था?
ये बताइए जो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये किस देश में हुआ था? का आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, खा जापान में, गा ब्राजील में, या घा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से आपको बताना है सही उत्तर, इनमें से आपका ब्राजील हो जाएगा, जो कि 1992 में इस यहाँ पर इस देश में क्या है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है आपका, सॉरी 19 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण पर स्टॉक, देखिए स्टॉक होम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? देखिए इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, गा हो जाएगा 1972 में, जो कि पर्यावरण स्टॉक होम सम्मेलन हुआ आयोजित हुआ था। उसके बाद में हमारा स्क्रीन पर 20 प्रश्न है। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? सभी को पता है, यदि आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इनमें से आपका का हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी जो अरब है ये विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, याद रखिएगा। आज की डेट में प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो देखिए 20 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? यानी जो महात्मा गांधी की हत्या है ये कब की गई थी ये बताना है। का आपका हो जाएगा 30 जनवरी 1947 को, खा 30 जनवरी 1948 को, गा 30 जनवरी 1949 को, या घा 30 जनवरी 1950 को। तो जो महात्मा गांधी की हत्या कब की गई बात यहाँ पर ये हो रही है, तो आपका जो इसमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा 30 जनवरी 1948 हो जाएगा। याद रखिएगा महात्मा गांधी की हत्या इस दिन हुई थी, यहाँ पर इतना तारीख है 1948 में, 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या की गई थी। चलिए देखते हैं जो 22 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये बेसिकली कब पास हुआ था ये बताना है। आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प है, इन्हीं में से आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो इनमें से आपका सही विकल्प है मैं बता दूं, इनमें से आपका का हो जाएगा 1953 में की। याद रखिए 1953 में अधिनियम पारित हुआ था। 23 नंबर प्रश्न देखिए, वह राज्य जहां केंद्रीय खाद्य एवं, देखिए वो राज्य जो केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री, देखिए ब्रैकेट में आपका 1952-54 रफ़ी अहमद किदवई रहते थे। क्या है? रफ़ी अहमद किदवई रहते थे। का आपका हो जाएगा हरियाणा, खा उत्तर प्रदेश, गा महाराष्ट्र, या घा बिहारी। तो देखिए इनमें से जो 23 नंबर प्रश्न है यदि आपको पता है तो हमें निसंकोच बताइएगा, क्योंकि आपके जो काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि ये सर प्रश्न कहाँ से ले आए। तो मैं बता दूं जो आपका NCERT का बुक है, जाइएगा इन सभी प्रश्नों को मिलाइएगा, वहीं पर मिल जाएगा आपका सभी प्रश्न, सभी डाउट आपका वहीं पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इनमें से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा सही विकल्प आपके 23 नंबर प्रश्न का। 24 नंबर प्रश्न है देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? का आपका हो जाएगा 2015 में, खा 2016 में, या गा 2019 में, या घा 2017 में। तो जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा इनमें से 2015 हो जाएगा स्टूडेंट, सही विकल्प इसका आपका का हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है देखिए, आपका प्रश्न इसी प्रकार से बेसिकली मैं बता दूं आपका 100 मार्क्स का पूर्णांक होता है, 10 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, और वही ये इसी एग्जामिनर जो होता है आपका जज कर लेता है कॉपी कि किस प्रकार से आपने आगे भी लिखा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न है स्क्रीन पर, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से, देखिए उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? का नियोजन, खा उदारीकरण, गा सहकारी खेती, या घा आत्मनिर्भरता। तो देखिए इनमें से आपका सही जो उत्तर हो जाएगा, इन चारों में से आपका एक सही है, 3 गलत है। तो देखिए इनमें से आपका उदारीकरण हो जाएगा, याद रखिएगा खा हो जाएगा उदारीकरण, जो कि इसमें कौन सा विचार शामिल नहीं था? उदारीकरण। 26 नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? जो पंचशील समझौता है ये किन देशों के बीच हुआ? का आपका हो जाएगा भारत पाक के बीच में, खा भारत पाक बांग्लादेश में, गा भारत चीन, या इनमें से कोई नहीं, यानी तीनों में से गलत है, यानी ये तीनों गलत है। तो देखिए इनमें से जो आपका सही है गा हो जाएगा भारत चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंचशील समझौता इसी के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, देखिए हमारा 27 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दलाई लामा कहाँ के धार्मिक नेता थे? जो दलाई लामा है ये कहाँ के धार्मिक नेता थे ये बताना है आपको। का आपका हो जाएगा तिब्बत, खा चीन, गा भारत, या घा म्यांमार। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए हमें कमेंट पे स्टूडेंट, यदि आपको आता है तो। देखिए इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा का हो जाएगा तिब्बत हो जाएगा, जो कि दलाई लामा धार्मिक जो नेता थे तिब्बत के थे। चलिए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था कितने ईस्वी में किया था, कितने सन में किया गया था? तो जो भारत है स्टूडेंट याद रखिएगा ये मई 1974 में किया था, याद रखिएगा
कितना, मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो गा आपका 28 का गा हो जाएगा सही विकल्प। 29 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, 1959 में, उसके बाद में 1960 में, गा 1961 में, या घा 1962 में। तो देखिए इनमें से आपका सही जो विकल्प हो जाएगा, चारों में से आपका एक है। तो याद रखिएगा, कमेंट में हमें बता सकते हैं इसका आंसर। तो इनमें से आपका 1960 हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई है, तो इनको सभी को आपको तैयार करके जाना है। 30 नंबर प्रश्न है देखिए, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय का भारत प्रधानमंत्री कौन था? देखिए जो 1965 है, भारत पाकिस्तान के जो युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? का आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी, खा जवाहरलाल नेहरू, गा चरण सिंह, या घा लाल बहादुर शास्त्री। तो इनमें से आपका घा हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो कि थे क्या है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उसके बाद में 31 नंबर प्रश्न देखिए, ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? जो ताशकंद समझौता है ये किस देश के बीच में हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, या घा भारत भूटान। तो इनमें से आपका सही जो विकल्प हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। क्या है? इन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ ताशकंद। 32 नंबर आपका स्क्रीन पर प्रश्न है देखिए, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? जो भारत और चीन के बीच में तो सभी को पता है पंचशील समझौता हुआ था, लेकिन कितने ईस्वी में हुआ था ये बताना है। तो इनमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, 1954 में हो जाएगा। याद रखिएगा क्या है, 1954 में भारत और पाकिस्तान के बीच में पंचशील समझौता हुआ। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, लेकिन जो भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। इस टॉपिक में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सभी प्रश्न हैं, और बोर्ड एग्जाम में 100% यही प्रश्न आएगा यदि आप तैयार करके जाते हैं। प्रश्न सहित उत्तर आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को इसी बात पर आप लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो आपके स्क्रीन पर देखिए पहला प्रश्न है, क्या पूछा गया है, विश्व की साक्षी, क्या है, विश्व की साक्षी विरासत का क्या अर्थ है? इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है? तो इसका अर्थ भी बताना है, उसका जो दोहन और प्रदूषण होता है इसका भी परिभाषा देना है, क्योंकि ये जो लघु उत्तरीय का प्रश्न होता है ये 5 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं आंसर के साथ में। तो इसका आंसर देखिए क्या है, विश्व की साक्षी विरासत उस साक्षी संपदा या संसाधनों को कहते हैं संयुक्त परिवार का चूल्हा, कुआं या नदी, चारागाह, मैदान आदि साक्षी संपदा के उदाहरण हैं। इसी तरह संसार के कुछ हिस्सों और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभुत्व क्षेत्राधिकारी से बाहर होते हैं। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साक्षी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अटलांटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है, जो कि विश्व के साक्षी विरासत का अर्थ है। आप देख सकते हैं इतने में आपको परिभाषा देना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं इसका पूछा आता है, शब्द सीमा ज़्यादा नहीं रहता है। 5 नंबर का प्रश्न है, इतना आप लिख देंगे विश्व की साक्षी विरासत में, तो आपको दे दिया जाएगा। क्या है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसा होता है, इसका भी परिभाषा देना जरूरी है। तो इसका देखिए परिभाषा किस प्रकार से है, ये देखिए, विश्व संपदा का दोहन और प्रदूषण। ये देखिए, विश्व में चारों ओर प्रकृति का दोहन हो रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। 1980 के दशक के मध्य में अटलांटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाला घटना है। पर्यावरण का दोहन और प्रदूषण रोकना होगा, जो कि विश्व संपदा का दोहन 5 नंबर का प्रश्न है। ज़्यादा बड़ा नहीं देना है, जितना आपका पूछा गया है उतना ही उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न हो गया, जो कि विश्व की साक्षी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसा होता है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला प्रश्न होगा, चलिए देख लेते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न क्या है, अब स्क्रीन पर हमारे आ चुका है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट आए, तो ये समझाना है आपको। इसके लिए आपको यहाँ पर परिभाषा देना है शीत युद्ध का, और जो शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से संकट आए इसको आपको बताना है। 5 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं किस प्रकार से लिखना है बोर्ड एग्जाम में। और यदि आपने हमारा कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखें, तो वो वाला वीडियो आप चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है।
तो देखिए, यह दो या दो से अधिक देशों के बीच भय, अनिश्चय, असुरक्षा व कूटनीतिक दांवपेच एवं आपसी वैचारिक मतभेदों के कारण युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होता है। क्या है? युद्ध जैसी जो है स्थिति उत्पन्न होता है। हालांकि इस स्थिति में युद्ध नहीं होता है। इस स्थिति में देश संचार साधनों द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रचार करते हैं, जो कि शीत युद्ध है। आप देख सकते हैं इसका परिभाषा बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, खासकर नागरिक शास्त्र में। शीत युद्ध के दौरान जो कौन कौन से संकट आए इसको भी बताना जरूरी है। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा मिसाइल संकट इनमें से एक था। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयों भी हुई। हालांकि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। दोनों महाशक्तियां कोरिया क्या है 1950 से 1953, बार्लिन 1958 से 1962 और कांगो 1960 के दशक की शुरुआत और कई अन्य जगहों पर सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी, जो कि शीत युद्ध क्या है और इसके जो सामने कौन कौन से संकट आए आप देख सकते हैं। वीडियो को आप रोक कर भी समझ सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो दूसरा भी हमारा प्रश्न होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध के दौरान जो संकट आए उसके बारे में बताना था, तो उसको हमने बता दिया है। उसके बाद में देखिए, तीसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में क्या समझौता हुआ। जो भारत है और पाकिस्तान है इसके बीच में हाल ही में समझौता क्या हुआ, इसको आपको बताना है। तो देखिए, इसका परिभाषा देखिए क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर संबंधों को सुधारने के कई प्रयास किए गए, जो निम्नवत हैं। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही में समझौता हुआ है, अब इसका थोड़ा जो इसका क्लिप है देख लीजिए क्या है। पॉइंट वाइज इसका आंसर देना है आपको, कॉपी वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने देखिए किस प्रकार से आंसर दिया है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच समय समय पर संबंधों को सुधारने के कई प्रयास किए गए, जो निम्नवत हैं। देखते हैं कौन कौन से निम्नवत। पहले आपका जो सुधार का पहला जो पड़ाव आ जाता है क्या है, श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू की गई। साथ ही व्यापार को बढ़ाने के लिए ट्रकों के आने जाने पर सहमति जताई। और क्या है, पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा। जब भी आप दीजिए आंसर, जो भी आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, जैसा कि हमने पॉइंट वाइज आंसर देख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी कलरफुल पेन यूज नहीं करना है, सभी को पता होता है। यहाँ पर जो भी हमने क्रिएटिविटी की है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो प्लीज़ आप बोर्ड एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भी पेन यूज मत कीजिएगा। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, 20 जनवरी 2006 को तीसरा सड़क मार्ग अमृतसर व लाहौर के मध्य बस सेवा शुरू की गई, जो कि 20 जनवरी 2006 को था, ये भी हमने बता दिया। तीसरा आपका, दोनों देशों के नेताओं द्वारा समय समय पर अनेक, जो दोनों देशों के जो नेताएं हैं समय समय पर अनेक सम्मेलनों में बातचीत होती रहती है, जो कि दोनों देशों के बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद में चौथा देखिए क्या है, अब पाकिस्तान व भारत दोनों देशों के बीच क्या है, बीच या वीज़ा आराम से लग जाता है। अब जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को जो वीज़ा है आराम से लग जाता है, जो इधर उधर से आने जाने वाला है। और पांचवा जो है, लाहौर अटारी के मध्य समझौता एक्सप्रेस का परिचालन हुआ। जो लाहौर अटारी है इसके मध्य समझौता एक्सप्रेस का क्या हुआ, इसके लिए परिचालन हुआ। तो ये भी आपका प्रश्न हो चुका है, देख सकते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न था इसका आंसर हमने दे दिया है। अब स्क्रीन पर आ चुका हमारा चौथा प्रश्न, जो कि लघु उत्तरीय का है। सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और आज की इस वीडियो में तो हम और भी क्वेश्चंस को आपको बता रहे हैं, ताकि सारा जो क्वेश्चन है आपका तैयार रहे और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आए। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, क्या ये संभव है। जो सोवियत संघ है इसका जो अंत समाजवाद का अंत नहीं है, क्या ये संभव है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, कुछ इस प्रकार से है। समाजवाद एक विचारधारा है। जो समाजवाद है बेसिकली एक विचारधारा है, उसका विरोध पूंजीवादी विचारक ही करते हैं। समाजवादी का मूल आधार या आत्मा समाज या सर्वसाधारण का कल्याण है। दूसरी ओर पूंजीवादी का आधार व्यक्तिगत स्वार्थ तथा निर्बल असहाय का शोषण करना है। समाजवाद अवश्यवसीय का है, समाजवाद जो है अवश्य भावी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजतंत्र, उसके बाद में स्लैश करके खींचा हुआ पाई, तानाशाही का अंत हुआ, जो
क्या है, तानाशाही का अंत हुआ तो उसके स्थान पर लोकतंत्रात्मक शासन आया। पूंजीवाद का अंत होगा तो समाजवाद ही आएगा। तो यहाँ पर सोवियत संघ क्या है, जो सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, क्या यह संभव है? तो इसका आप परिभाषा देख सकते हैं। कुछ इसी प्रकार से आपको परिभाषा देना है। और बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है राइटिंग, तो राइटिंग स्किल को अपनी इंप्रूव कीजिए। राइटिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। जिनकी अच्छी नहीं बैठती वो मार्क्स लेकर आएंगे, वो भी पास होंगे काफ़ी अच्छी मार्क्स से, लेकिन उनको क्या है, इस लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखते हैं। तो हमने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उसे चेकआउट कीजिएगा। चलिए देख पांचवा प्रश्न जो कि देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IM क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इंटरनेशनल, उसके बाद में क्या है, इंटरनेशनल अर्थव्यवस्था, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ब्रैकेट में आपका इसका फुल फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। IMF कब स्थापित किया गया था, तब इसका क्या उद्देश्य था। जो IMF है इसका जो स्थापित कब किया गया था, इसका जो उद्देश्य क्या था, ये बताना है आपको। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रैकेट में आपका IMF की स्थापना दिसंबर 1945 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन क्या है, वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, व्यापार के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना, सदस्यों के मध्य विनिमय में क्या है, सदस्यों को जो मध्य विनिमय में स्थिरता को बढ़ावा तथा उस संबंध में पारस्परिक स्पर्धा को हटाना, विदेशी विनिमय प्रतिस्पर्धा क्या है, विदेशी जो विनिमय प्रतिबंधों को हटाना, सदस्यों को धन उपलब्ध कराकर उनमें विश्वास क्या है, उनमें विश्वास उत्पन्न करना तथा सदस्यों के मध्य भुगतान से ही अंतर्राष्ट्रीय संतुलन में असमानताओं को कमी करना या कम करना आदि, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहलाता है। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जो आपका 5 नंबर का लघु उत्तरीय का प्रश्न होता है, 50 शब्दों में मिनिमम आपको लिखना रहता है। 50 शब्द से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 50 शब्द से नीचे नहीं होना चाहिए। 5 नंबर का प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने सिर्फ याद रखिएगा चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक सभी प्रश्न हैं, हर एक चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। अब देखिए 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या आ चुका है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपका काफ़ी डिमांडेबल वीडियो, काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो हम इस वीडियो को लेकर आए, खासकर मैराथन वीडियो। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में बताइए। जो आसियान समुदाय है इसके मुख्य स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में बताना है। तो देखिए क्या है, आसियान के मुख्य 3 स्तंभ है, क्या है, मुख्य 3 स्तंभ है। तो इसके स्तंभ के बारे में पहले हम चर्चित कर लेते हैं, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है, तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। तो पहला जो है क्या हमारा, आसियान सुरक्षा समुदाय के बीच में था, क्या था, ये आसियान देशों के मध्य विवादों को खत्म कराने और सैनिक टकराव तक न जाने की सहमति पर आधारित थी, जो कि आसियान सुरक्षा समुदाय था। अब दूसरा जो हमारा स्तंभ आ जाता है आसियान आर्थिक समुदाय, क्या है, जो आसियान आर्थिक समुदाय। अब इसका उद्देश्य क्या था, देखिए इसका उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना है, जो आसियान आर्थिक समुदाय कहलाता है। तीसरा देखिए क्या है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। इसका औचित्य आसियान देशों की भी सामाजिक स्थापना करना था, जो कि आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय था। तो ये कुछ 3 आसियान के जो है स्तंभ थे, जो आप देख सकते हैं। इसको आप वीडियो को रोक कर भी इन सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हमने 6 प्रश्न बताए थे, हर एक चैप्टर के एक प्रश्न थे, खासकर चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक। तो लघु उत्तरीय प्रश्न था, प्रश्न उत्तर हमने बता दिया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो क्या है। टॉपिक फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर भी टॉपिक बनाइए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ये आपका 8 नंबर और 6 नंबर का होगा, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। 6 नंबर का आपका एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद में एक 8 नंबर का पूछा जाता है। 8 नंबर वाले में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 नंबर वाले में 4 प्रश्न। तो टोटली जो है आपका 100 नंबर का पूर्णांक खत्म करके रहेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग टॉपिक है इसको आप देखिए। तो स्क्रीन पर रहा ये पहला प्रश्न, देखिए क्या है, भारत की परमाणु नीति की विवेचना कीजिए। जो भारत की परमाणु नीति है इसको आपकी विवेचना करना है, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है। तो देखिए इनमें से आपका NCERT 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्या है
क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? जो क्यूबा का मिसाइल है, ये बेसिकली जो संकट था ये क्या था, इसके बारे में बताइए। इसके मुख्य कारण या इसके मुख्य घटनाक्रम का वर्णन कीजिए। बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉपी पेन उठा लीजिए और सारे प्रश्नों को, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, नोट करते जाइएगा। और जो सारा प्रश्न है आपकी बुक में ही मिल जाएगा। जाएंगे अपने बुक में सारे प्रश्नों को मिलाएंगे, एनसीईआरटी के मिल जाएगा और उन्हीं से आप याद कर लीजिए। अब देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट वो रहता है, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन किस प्रकार से याद करें। तो मैं बता दूं कुछ टिप्स है लॉन्ग क्वेश्चन याद करने के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का सबसे नंबर 1 जो बेस्ट तरीका है, आप थोड़ा याद कीजिए, उसके बाद में कॉपी में लिखिए। क्या है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन को याद कीजिए, यानी आप 50 शब्दों में याद कर लिए, उसको आप कॉपी में लिखिए। उसके बाद में फिर याद कीजिए उसमें से, फिर कॉपी में लिखिए। आप इससे क्या है, 2 फायदा आपका होगा। एक, राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी। दूसरा आपको क्या है, दूसरा जो है आपको लिखने की स्ट्रैटेजी और माइंड भी आपका फ्रेश रहेगा। इसी प्रकार से लिखते जाएंगे और जल्दी जल्दी याद होगा। जितना प्रश्न याद करेंगे उतना याद होगा, जितना प्रश्न याद होगा उतना आप लिखेंगे और लिखते चले जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में भी आपके एक स्किल बैठ जाएगी। उसी हिसाब से आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देते चले जाएंगे। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों का विवरण दीजिए। क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके मुख्य अंगों का आपको विवरण दीजिए और सुरक्षा परिषद के कार्यों की विवेचना कीजिए। ये आपका एनसीईआरटी का सारे प्रश्न है और 2016 और 2022 में पूछा गया था। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का प्रश्न है। उसके बाद में देखिए, सारे प्रश्न को इसमें हमने बताया है। और यदि आप कहेंगे इस पर सोल्यूशन के लाने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, जब सोल्यूशन लाएंगे तो इसका सोल्यूशन लाने के लिए समझ लीजिए 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। क्योंकि जो इसका एक प्रश्न का उत्तर देना हमें होता है 250 शब्दों में, यानी 250 वर्ड। 8 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर के तौर पर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इन सभी को मैं सजेशन दूंगा कि आप बुक में ही सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए। बुक में ही आपका सारा आंसर मिल जाएगा, उसी से आप पढ़िए। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख के बाद में अपने बुक से ढूंढिएगा सारे प्रश्न को। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना का किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर था? दूसरी पंचवर्षीय योजना पहली से किन अर्थों में अलग थी? यानी यहाँ पर प्रश्न जो बात हो रही है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये किस चीज पर सबसे ज्यादा पहला जोर दिया था। उसके बाद में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आई, इस पे किन किन अर्थों से जो पहला वाला है इस पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, ये बताना है। तो ये जो आपका प्रश्न पूछा गया था दीर्घ उत्तरीय का 2020 में और 2022 में पूछा गया था, एनसीईआरटी का ये आपका प्रश्न है। पांचवा देखिए, वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या बदलाव आए हैं? समीक्षा कीजिए। यानी आपको समीक्षा करना है कि जो वर्तमान में एनडीए सरकार के कार्यकाल है या भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं, ये इसमें जो भारत और पाकिस्तान के बीचों में जो संबंध है इसमें किस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं, इसकी समीक्षा कीजिए। आपको पूरा डिटेल में इसका आंसर देना है। इसका आपको पॉइंट वाइज आंसर देना है कि भारत में ये एनडीए का ये भारी प्रभाव पड़ा, भारत और पाकिस्तान के संबंध इस प्रकार से थे। पॉइंट वाइज देंगे तो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा। और ये एनसीईआरटी 2015, 16, 18 और 20 में सभी प्रश्न आया था, ये आपको याद रखना है। देखिए 6 नंबर आपका जो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, मूलवासी से आप क्या समझते हैं? उनके अधिकारों का सविस्तार उल्लेख कीजिए। जो उनके अधिकार है इसको आपको सविस्तार उल्लेख करना है। ये आपका 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां देखिए क्या है, हरित क्रांति क्या थी? इसके सकारात्मक, जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और चैनल पर अभी नया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया। और इंस्टाग्राम पर अभी आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी हम न्यू न्यू अपडेट्स लाते रहते हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहता है। तो हरित क्रांति क्या थी, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को आपको उल्लेख करना है। एनसीईआरटी से लिया गया 7वां प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं क्या है। देखिए 8वां प्रश्न है, नव अंतरराष्ट्रीय क्या है? नव अंतरराष्ट्रीय या नवीन अंतरराष्ट्रीय, ये भी आपका प्रश्न पूछ जाएगा। तो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 और 22 में पूछा गया था कि जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है इसकी जो व्यवस्था है किस प्रकार से, बिल्कुल डिटेल में इसका वर्णन करना है। 8वां प्रश्न है, इसको आप समझ लीजिएगा।
उसके बाद में देखिए 9th नंबर क्या है प्रश्न, 1975 में आपातकाल की घोषणा किसने और क्यों की? किसने और क्योंकि जो आपातकाल है इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुविकल्पीय भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आपातकाल की घोषणा कितने सन में हुई, तो ऑप्शन के तौर पर आप इसका आंसर दे सकते हैं, इसको हमने पढ़ाया हुआ है। तो जो किसने और क्यों की भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव का विवेचना कीजिए, ये आपका एनसीईआरटी का है। 16, 17, 18, 19, 20 और 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। 9 नंबर प्रश्न। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, दछेस ब्रैकेट में आपका सार्क से आप क्या समझते हैं? इसकी संरचना प्रणाली को समझाइए। जो संरचना प्रणाली है इसकी आपको समझाना है, बिल्कुल डिटेल में इसको आंसर देना है आपको, ये आपको याद रखना है। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ जेन्युइन है, रिपीटेड है, बोर्ड एग्जाम में आता है भी है हर साल, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर लॉन्ग क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है। उसके बाद देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है, शुरुआती दौर में क्या है, जो शुरुआती दौर में विकास के लिए अपनाई गई रणनीतियों को लेकर उत्पन्न मुख्य विवादों पर प्रकाश डालिए। 2020 और 22 में प्रश्न पूछा गया था, 11 नंबर प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 8 नंबर का है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। यदि आप कहेंगे इस पर सोल्यूशन लाने के लिए तो वीडियो भी वो जल्द आएगा। 12 नंबर देखिए, टिप्पणी लिखिए विश्व बैंक, एमनेस्टी या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में। आपको टिप्पणी लिखना है यहाँ पर। आप आंसर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि टिप्पणी लिखिए कि विश्व बैंक, एमनेस्टी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच, इसके बारे में लिखना है। 12 नंबर प्रश्न है, इसके बारे में आपको देना है आंसर। 13 नंबर देखिए क्या है, गुटनिरपेक्ष क्या है प्रश्न देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलनों में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। जो भारत की भूमिका है इसको आपको विवेचना करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2020 और 22 में पूछा गया था, तो बिल्कुल डिटेल में इसका आंसर देना है आपको। उन इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्नों को नोट करते जाइएगा स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का मोटिव है, आपकी तैयारी कराने का मोटिव है कि आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट मिले बोर्ड एग्जाम में उतना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे। मेहनत कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क लेकर आएंगे। और अभी तक आपको नहीं थकना, क्योंकि कहा गया है मत थक कर बैठिए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल के मुसाफिर, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में लाना है अच्छी मार्क, तो थक कर आपको बैठना नहीं है, आपको मेहनत करना है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है आपको। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है, भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं दो मुद्दों का उल्लेख कीजिए। जो भारत और चीन, इसके जो किन्हीं दो विवाद का आपको क्या करना है, मुद्दों का उल्लेख करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, पर्यावरण के मसले पर भारत की पक्ष क्या है, भारत के पक्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो पर्यावरण है इसके जो मसले पर भारत हैं के पक्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए। 2021 में प्रश्न पूछा गया था, तो हमने प्रश्न के साथ में कितने सन में पूछा गया था इसको भी हमने बताया है। आप जाएंगे बुक में मिलाएंगे सारे प्रश्न का आंसर के साथ में कितने कितने सन में पूछा गया था, ये भी आपको बुक के सामने मिल जाए। 16 नंबर प्रश्न क्या है, स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख चुनौतियां क्या है। जो नए राष्ट्र हैं, प्रमुख चुनौतियां, राष्ट्र के रूप में, नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख चुनौतियां की समीक्षा कीजिए। आपको समीक्षा करना है, इसको बिल्कुल डिटेल में बताना है आंसर। उसके बाद में देखिए 17 नंबर जो हमारा प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच शांत एवं संघर्ष पर निबंध लिखिए। क्या है, जो भारत और चीन है इसके जो शांति एवं संघर्ष है, दोनों पर आपको निबंध लिखना है, बिल्कुल डिटेल में आंसर देना है। 8 नंबर का प्रश्न है, ये आपको करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था, पिछले ही साल पूछा गया था। सारे प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, क्या आपातकाल जरूरी था? इसके पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए। जो आपातकाल था ये क्या जरूरी था? इसके पक्ष यानी जरूरी था तो उसके बारे में लिखिए, नहीं जरूरी था तो भी इसके बारे में लिखिए। तो पक्ष और विपक्ष के बारे में तर्क दीजिए, अपना राय दीजिए। उसके बाद में देखिए 19 नंबर प्रश्न, सारे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन है, जो हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, ये है आपका। देखिए सन 1979 में, सन 1979 से 1985 तक चले असम आंदोलन
कि बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलनों का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, इसकी विवेचना कीजिए। थोड़ा आपका लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ये मत सोचिएगा छोटा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी छोटा भी पूछ लिया जाता है, लेकिन जो इसका आंसर देना होता है बड़े में देना होता है। तो ये भी आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी डिमांड रहता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी तो जो 19 नंबर प्रश्न है इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो मंडल आयोग है इसका आपको सविस्तार वर्णन करना है। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, एनसीईआरटी का है, जो आपका एनसीईआरटी का बुक है। खासकर जो यूपी बोर्ड एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी का ही बुक चलता है, और यदि आपने अभी तक विद्या क्वेश्चन ले लिया है तो उससे तैयारी कीजिए, आपका भी विद्या क्वेश्चन से तैयारी बेटर होगा। उसके बाद में देखिए 21 नंबर इसमें प्रश्न जो दीर्घ उत्तरीय है कि भारत में गठबंधन क्या है, गठबंधन की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। गठबंधन की राजनीति जो है इस पर आपको निबंध लिखना है, ये आपको याद रखना है। 2020 और 22 में ये पूछा गया था प्रश्न 21 नंबर, तो तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सारे प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय हैं और इन्हीं में से तैयार कर लीजिएगा। तो जो आपका 4 प्रश्न होता है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न से, और जो 8 नंबर का आपका 2 प्रश्न होता है, जो 8 नंबर का 2 प्रश्न और 6 नंबर का क्या होता है 4 प्रश्न, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों आपका क्लियर है, 4 2 6 है, सारा प्रश्न इसमें से मिल जाएगा और इन्हीं में से आपका सारा प्रश्न आएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 22 नंबर जो हमारा प्रश्न है क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं की किन्हीं 2 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और सोवियत संघ है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की विचारधाराओं की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, 2018, 20 और 22 में पूछा गया था। तो ये 22 इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, जो कि दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न था, लॉन्ग टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन बताया है। इन्हीं में से यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरी गारंटी कि आपकी बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, सारा प्रश्न यहीं से आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम की जो दृष्टि है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते थे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, और पूरा जो है मैराथन क्लास था नागरिक शास्त्र का। इसी प्रकार से हम हर एक सब्जेक्ट का नागरिक जो मैराथन क्लास है लाएंगे। कि इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये मैराथन क्लास आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से आप लोग बोर्ड की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।